कभी सोचा है कि आज़ादी के वक्त भारत का नक्शा असल में कैसा था? वो एक देश नहीं था, बल्कि 500 से भी ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों का एक बिखरा हुआ सा समूह था। और इन सबको एक साथ जोड़कर एक मजबूत देश बनाने का जो जिम्मा था ना, वो उठाया एक शख्स ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए आज देखते हैं कि कैसे इस लौह पुरुष ने आज के भारत की नींव रखी। अब ये सवाल सुनने में जितना मुश्किल लग रहा है ना, पर हकीकत में ये चुनौती उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। जरा सोचिए, हर रियासत का अपना राजा, अपनी सेना, अपने ही कानून। अब इन सबको एक झंडे के नीचे लाना, ये तो किसी नामुमकिन काम जैसा ही था। तो कौन थे ये शख्स जिन्हें हम भारत का आयरन मैन यानी लौह पुरुष भी कहते हैं? आइए उनकी कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। गुजरात के नाडियाड में उनका जन्म हुआ। शुरुआत में तो उन्होंने कानून की पढ़ाई की, लेकिन देश की आज़ादी का जो जुनून था वो उन्हें राजनीति में खींच लाया। उनका पूरा जीवन देश के लिए संघर्ष और फिर देश के निर्माण में ही गुजरा, जो 1950 में आकर थमा। पर उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या थी पता है? उनकी सादगी। वो एकदम जमीन से जुड़े हुए नेता थे, और शायद यही वजह थी कि आम लोग उन पर इतना भरोसा करते थे, उनकी एक आवाज पर खड़े हो जाते थे। तो वल्लभ भाई पटेल सरदार कैसे बने, ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसके लिए हमें चलना होगा साल 1928 में। तो हुआ ये कि 1928 में गुजरात के बारदोली के किसान अंग्रेजों के बढ़ाए हुए टैक्स से बहुत परेशान थे। तब उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए वल्लभ भाई पटेल सामने आए। पटेल के मजबूत नेतृत्व में यह आंदोलन पूरी तरह से सफल रहा और अंग्रेज सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा। इसी शानदार जीत के बाद वहां के लोगों ने और खास तौर पर महिलाओं ने उन्हें सरदार यानी अपने नेता का खिताब दिया, और बस उसी दिन से वल्लभ भाई पटेल पूरे देश के सरदार बन गए। लेकिन सरदार पटेल की जो असली परीक्षा थी ना, वो तो आज़ादी के बाद शुरू हुई। उन्हें एक ऐसा काम सौंपा गया जिससे सब लगभग नामुमकिन मान रहे थे। देखिए, राष्ट्रीय राजनीति में आने से पहले उन्होंने अहमदाबाद नगर पालिका में काम किया था, जिससे उन्हें प्रशासन का ज़मीनी अनुभव था। और यही अनुभव आज़ादी के बाद बहुत काम आया जब वो देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। और गृह मंत्री के तौर पर ही उन्हें भारत को जोड़ने की वो ऐतिहासिक जिम्मेदारी मिली। और ये जिम्मेदारी कितनी बड़ी थी, जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 565। सिर्फ 565 नहीं, 565 से भी ज्यादा। इतनी रियासतें थीं, और हर रियासत को ये आज़ादी थी कि वो चाहे तो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में, या फिर अपना एक अलग ही देश बना ले। सोचिए जरा, भारत के नक्शे के कितने टुकड़े हो सकते थे। तो सवाल ये है कि सरदार पटेल ने इस बिखरे हुए भारत को एक कैसे किया? उनकी रणनीति क्या थी? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। पटेल का तरीका बिल्कुल साफ था। उन्होंने रियासतों से बातचीत और ज़रूरत पड़ने पर सख्ती यानी दोनों का रास्ता अपनाया। इसे हम गाजर और छड़ी की नीति भी कह सकते हैं। उनकी रणनीति के ये दो पहलू वाकई कमाल के थे। एक तरफ ज्यादातर राजाओं और नवाबों को उन्होंने बातचीत से मनाया, उन्हें समझाया कि एक मजबूत भारत का हिस्सा बनना ही सबके हित में है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग नहीं माने, जैसे कि हैदराबाद के निज़ाम, उनके खिलाफ फौजी कार्रवाई करने से भी वो बिल्कुल पीछे नहीं हटे। और इसी दोहरी रणनीति का नतीजा ये हुआ कि बिना किसी बड़े खून खराबे के लगभग सारी रियासतें भारत में शामिल हो गईं। इसीलिए इतिहासकार इसे रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं, और ये सरदार पटेल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक गिनी जाती है। तो सरदार पटेल ने जो किया, उसका आज के भारत पर क्या असर है? मतलब उनकी विरासत क्या है? आज हम जो एक भारत देखते हैं, जिसके किसी भी कोने में हम बिना किसी रोक टोक के जा सकते हैं, उसके असली आर्किटेक्ट सरदार पटेल ही थे। उन्होंने सिर्फ देश को जोड़ा ही नहीं, बल्कि आईएएस और आईपीएस जैसी ऑल इंडिया सर्विसेज की नींव भी रखी, जो आज भी हमारे देश का मजबूत प्रशासनिक ढांचा है। और उनकी इसी एकता की विरासत को सलाम करती है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि एक व्यक्ति के मजबूत इरादे से कैसे एक बंटा हुआ देश एक हो सकता है। तो सरदार पटेल के नेतृत्व का सार क्या था? सीधी सी बात है, मुश्किल वक्त में कड़े फैसले लेना, बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखना, लेकिन देश की एकता के सवाल पर कोई समझौता नहीं करना।
बस यही 3 बातें उनके काम करने का तरीका थीं। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि अगर सरदार पटेल न होते तो क्या आज भारत का नक्शा वैसा ही होता जैसा हम देखते हैं, या फिर कई छोटे छोटे देशों में बटा होता? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना जरूरी है।